नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। अभी तक हम आपसे 2 सत्रों में बात कर चुके हैं। पहले सत्र में हमने यह सीखा है कि तनाव क्या होता है, तनाव होने के क्या कारण होते हैं। तनाव सबको होता है। तनाव होने के कई कारण हो सकते हैं, छोटे, बड़े, अंदरूनी, बाहरी। और जब हमारे को तनाव होता है तो हम अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग प्रतिक्रिया से उसको व्यक्त करते हैं। दूसरे सेशन में जो कि कल हुआ, दूसरे सत्र में हमने ये देखा कि भाव हमारे अंदर के जो होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो बहुत प्रकार की होती हैं और 6 भावनाओं के समूह के बारे में हमने बात की थी। इन भावनाओं को भी हम अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया में लाते हैं, अलग-अलग तरीके से इसको हम व्यक्त करते हैं। आज हम जो सत्र में बात करेंगे वो है कि हम अपनी भावनाओं को, अपने मन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कोई ऐसे तरीके हैं कि हम अपनी भावनाओं को समान रूप में ला सकें? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो तनाव का भाव है, जो तनाव हमारे मन में है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे तनाव जो है हमारे से दूर चला जाए और हम तनाव मुक्त हो जाए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं पिछले 2 दिनों में और जो हम आज करेंगे, वो हम अलग-अलग गतिविधियों को करा के करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप आगे भी उनको कर सकें। तो मैं अनामिका मैम को अभी बुलाऊंगा। हम एक गतिविधि करेंगे और वहां से हम शुरुआत करेंगे आज के सत्र की। तो अनामिका मैम आप आइए। नमस्कार बच्चों। तो आज की गतिविधि हम शुरू करते हैं। एक छोटी सी गतिविधि है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मेरे हाथ में बच्चों एक ग्लास की बॉटल है, ठीक है, जिसमें ये बॉटल बिल्कुल साफ है, आप सब देख पा रहे होंगे। और इस बॉटल के अंदर जो पानी है वो भी बिल्कुल साफ है। तो इससे फायदा क्या है? पानी बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ है, हम उसके आर पार देख सकते हैं बहुत आराम से। अब ये मान लीजिए या ये सोचिए, अगर आपकी ही पानी की अगर बॉटल है, उसमें अगर कुछ कचरा आ जाए या फिर कुछ गंदगी आ जाए या धूल मिट्टी, तो वो पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। जैसे इसमें मिट्टी है, कचरा है, जिसकी वजह से पानी गंदा है, ठीक है। तो क्या इससे आप कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं आर पार? शायद नहीं देख पा रहे होंगे। अब मैं दोनों हाथ में अपने ये बॉटल्स ले रही हूँ और आप बहुत अच्छे से इनका अंतर महसूस कर सकते हैं। आप पहले से भी ये जानते होंगे कि एक साफ जार में जो साफ पानी भरा है उसको, उससे हम आर पार चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है ना। जिसमें गंदा पानी भरा है या कचरा भरा है, उसमें हम आर पार नहीं देख पाते। अब यही सोचिए, अगर इस कचड़े को या इस गंदगी को या मिट्टी को हम और भी इसको शेक करें या फिर हिलाएं या ज्यादा इसमें हलचल कर दें पानी में, तो ये पानी जो है इसमें और उथल पुथल हो गई है और ये पहले से अधिक गंदा हो गया है और इसके आर पार कुछ नहीं दिख रहा है। पहले से ज्यादा इसकी स्थिति अभी खराब है। ये पानी और मटमैला हो गया है और आर पार अब आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि हमने आपको ये दो जार दिखाए क्यों, एक साफ जार और एक गंदा जार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साफ जार का जो हमारा मकसद था, आपको ये बताना था कि जैसे एक जार जब साफ होता है, पानी उसमें स्वच्छ होता है, हम उसके आर पार बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसी प्रकार से बच्चों हमारा मन होता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। ऐसा होता है जब आपका मन शांत हो, तब कोई चीज अगर आप सीख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या कोई नए कार्य सीख रहे होते हैं, तो आपको वो आसानी से समझ आता है, आप आसानी से समझ पाते हैं। अगर मैं आप इस समय आपकी परीक्षा का ही उदाहरण लूं, आप
आजकल परीक्षा को लेके ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, तो परीक्षा स्थल में पहुँचने पर जिन भी बच्चों का मन अधिकतर शांत होता है, उन्हें प्रश्न जल्दी समझ आ जाते हैं और उत्तर भी उनका जल्दी समझ आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा जार जो मैंने दिखाया था आपको, जिसमें मान लीजिए मिट्टी है, कचरा है या गंदगी है, उसका क्या तात्पर्य था इस आपके मन की परिस्थिति से? बस यही कि जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारे मन में चिंता होती है या परेशानी होती है, तब हमारे मन में कई प्रकार के नकारात्मक विचार बच्चों आने लगते हैं। नकारात्मक विचार में घबराहट हो सकती है, भय हो सकती है, आशंका हो सकती है, चिंता हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कोई भी चीज़ उतनी साफ नहीं नज़र आती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस जार में आर-पार नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ भर गया है। अगर ये खाली होता, साफ होता, सब हमको दिखता। उसी प्रकार से अगर हमारा मन अशांत होता है, उसमें नकारात्मक भावनाएँ या भाव होते हैं, तब हमें चीज़ें साफ नहीं दिखाई पड़ती। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जब परीक्षा स्थल में आप जाते हैं। आप में से कइयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छे से हुई है, आपने मेहनत करी है, आपने अच्छे से तैयारी करी है, प्रश्नों के उत्तर याद भी किए हैं, परंतु जैसे कि एक बच्चे ने बोला था कि वो परीक्षा स्थल में पहुँचने पर वो प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि उनको तनाव है या चिंता है या घबराहट है, जिसकी वजह से उनका मस्तिष्क और मन उतने अच्छे से सोच नहीं पा रहा है। ठीक है ना? ये भी आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा बच्चों कि जब हमारा मन अशांत होता है या उनमें नकारात्मक विचार होते हैं, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ से पहले हमको तनाव हो सकता है, नकारात्मक विचार आ भी सकते हैं, तो मन में थोड़ी अशांति हो सकती है। परंतु अगर हम किसी तरह से अपने मन के अशांत मन को नियंत्रित कर लें, यानी कि उसमें जो नकारात्मक भाव हैं, उनको अगर हम कम कर लेते हैं, तो इससे हमारा मन शांत हो जाता है। आप में से कइयों ने फिर ये अनुभव किया होगा कि जब आप परीक्षा स्थल पे जाते हैं, तो आपको तनाव हो रहा है या चिंता हो रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, तो कहीं न कहीं आप विचारों के माध्यम से कुछ न कुछ अपने को समझा के आप प्रयास करते हैं कि आपका मन शांत हो जाए। तो ऐसा होता भी होगा कि पहले घबराहट हो रही है, पर किसी तरह से आपने अपने मन को शांत कर लिया है। तो अगर आप अपने मन को पुनः शांत कर लेते हैं, तब आपका ये जो तनाव का स्तर है, वो कम हो जाता है। अगर मैं आपको फिर से ये बॉटल्स दिखाऊँ, तो जैसे कि बात हुई ये तो साफ जार था, मन शांत है यहाँ पे, तो साफ-साफ दिख रहा है। यहाँ पे बॉटल में आपने देखा धूल-मिट्टी थी, काफ़ी कचरा था पर इसको जितना हम शेक कर रहे हैं, जितना हिला रहे हैं, मतलब जितना ही मन में उथल-पुथल होगी, उतना ही मन उलझता है, उतना ही तनाव होता है और नहीं दिखता है। परंतु अगर हम इस बॉटल को कुछ समय के लिए रख दें, आप भी ये समझ सकते होंगे कि अगर हमने इसको कुछ समय के लिए रख दिया और इसको ठहरा दिया, तब इसकी जो आप मिट्टी या गंदगी देख रहे हैं, वो नीचे बैठ जाएगी और कुछ समय के बाद ये गंदगी नीचे बैठने पे या सेटल होने पे हम इसके आर-पार पुनः देख पाएँगे। अब एक प्रश्न जिसका उत्तर आप शुरू से जानना चाहते हैं, वो यह है कि तनाव होता है ये हम सब जानते हैं, हमको तनाव अनुभव हो रहा है, परंतु जो मेजर मुद्दा है या मुख्य प्रश्न है, वो यही है कि हम तनाव से निकलें कैसे बाहर या फिर अपने मन को शांत कैसे करें? तो इसके लिए बच्चों मन शांत करने के लिए, तनाव कम करने के लिए बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। आप भी बहुत सारे उपाय जानते होंगे, उनको करते भी होंगे। परंतु हम यहाँ पर 2 उपाय आपसे चर्चा करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप लोग में से शायद कुछ लोग उसको करते भी होंगे और उनसे काफ़ी लाभ होता है। पहला उपाय जो हमने यहाँ पर रखा है, हम रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, यानी थोड़ा विश्राम ले सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं।
यहाँ पर जो हमने बॉटल का आपको एग्जाम्पल दिया या उदाहरण दिया, इसके पीछे मकसद यही समझाना था कि अगर इस बॉटल को हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, इसके में जो गंदगी है, धूल मिट्टी, उसको ठहरने का समय देंगे, तो थोड़ी देर के बाद ये पानी ऊपर में काफी साफ हो जाएगा और पुनः हम इसके आर पार देख पाएंगे। इसी प्रकार से जब हमारा मन काफी उलझ जाता है या हमको चिंता होती है या तनाव होता है, तो बजाय इसके कि हम उसमें उलझते जाएं, अगर कुछ समय के लिए हम थोड़ा ठहराव दें, थोड़ा रुक जाएं या विश्राम कर लें, तो उससे हमारा मन पुनः शांत होने की दिशा में बढ़ता है और हम काफी शांत महसूस करते हैं। इसका भी उदाहरण मैं आपके ही जीवन से दूंगी। आपने बहुत बारी देखा होगा, कभी कभी आप बहुत शारीरिक काम करते हैं। ऐसा होता होगा, आप अपने घर में किसी का हाथ बटा रहे हैं या शादी में कोई तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत थक रहे हैं, तो थकते थकते एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको लगता है अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। होता है ऐसा। परंतु अगर आप थोड़ा सुस्ता लेते हैं, कभी कभी होता है 15 मिनट में आपकी माँ ने थोड़ी देर विश्राम कर लिया या रुक गई, तो उसके बाद क्या होता है, आपको पुनः फिर शक्ति महसूस होती है और आप पुनः उतनी ऊर्जा के साथ वो कार्य करते हैं। खेल कूद में भी यही होता है। अगर आप दौड़ रहे हैं, आप थक गए हैं, तो थोड़ा आप ब्रेक लेते हैं या सुस्ता लेते हैं, फिर दोबारा उतनी शक्ति के साथ दौड़ते हैं। यही स्थिति हमारे मन की होती है। मन में बहुत हलचल है, चिंता है, तनाव है। उस परिस्थिति से थोड़ी देर के लिए निकल जाइए, आप ठहर जाइए, थोड़े समय बाद उस परिस्थिति में आइएगा, तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी, आप उसको नए तरीके से उससे निपट पाएंगे। दूसरा उपाय जो आप में से काफियों ने सुना होगा और कुछ बच्चे शायद इसका अभ्यास भी करते होंगे, वो है गहरी सांस को लेना। गहरी सांस को लेने का उपाय आपको बहुत अधिक पता होगा मेरे विचार से। आपके घर में भी शायद आपको बोलते हो या आपके शिक्षकगण भी आपको बहुत समझाते होंगे इस बारे में कि आप कैसे गहरी सांस के माध्यम से अपने तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं या मन को शांत कर सकते हैं। एक बात यहाँ मुझे आपसे बच्चों कहनी है, जब हम गहरी सांस लेने की बात करते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जितना आवश्यक गहरी सांस को बच्चों लेना होता है, उतना ही आवश्यक गहरी सांस को छोड़ना भी होता है। ठीक है? और जब आप शुरू-शुरू में करेंगे तो आपको इसका प्रभाव कम लगता है, क्योंकि आपने उसका नियमित अभ्यास नहीं किया है। आप भी जानते हैं कि किसी चीज़ का अभ्यास जब हम बराबर करते हैं, तब हमको उसका प्रभाव अनुभव होता है। तो अब प्रश्न ये है कि ये करना कैसे है? गहरी सांस लेने के बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से एक छोटी सी विधि मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूंगी कि इसको कैसे करना है, फिर आपको उसको 3 बार मेरे साथ अभ्यास कर लेना है। ठीक है? तो इसमें बच्चों करना ये है कि आपको सांस को पहले अंदर खींचना है, जैसे कि हम साधारणतः करते हैं, और फिर सांस को बाहर छोड़ना है। ठीक है? ये हम सब करते हैं। आपको लग रहा होगा इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, हम लोग सांस बहुत हल्के से लेते हैं, हल्की सी सांस लेते हैं और हल्के सांस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो हमारा मन है वो शांत नहीं रहता है। परंतु अगर हम अपने सांस लेने का तरीका सही कर लें, जैसे गहरी सांस लेने और गहरी सांस छोड़ने का अभ्यास कर लें, तो उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि जितनी सांस आप अंदर लेते हैं, उतनी ही सांस आपको बाहर की ओर फेंकनी है, यानी कि छोड़नी है। अब ये कैसे पता चलेगा? बहुत ही सरल उपाय है। आपको 4 तक की गिनती गिन के सांस को अंदर खींचना है। जैसे 1, 2, 3, 4 सांस खींच ली अंदर, और फिर जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो 5, 6, 7, 8। तो मतलब 4 बार आपने सांस अंदर खींची और 4 बार सांस आपने बाहर खींची। गिनती से आपको ये मदद मिलेगी कि आपका अभ्यास हो जाएगा एक लय में, एक बराबर सांस लेने का। ठीक है? तो मेरे साथ अभ्यास करिएगा। मैं बोलूंगी जब एक सांस खींचने के लिए 1, 2, 3, 4, आप सांस तब तक खींचिएगा। फिर मैं बोलूंगी सांस छोड़िए 5, 6, 7, 8, मतलब आपको सांस बाहर निकालनी है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? हैंड रेस करके बताओगे मुझे समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो हम अभ्यास करते हैं। 3 बार करेंगे तो आपको भी अंत तक समझ आ जाएगा। तो पहला, आपको सांस खींचनी है 1, 2,
3, 4। अब सांस छोड़नी है 5, 6, 7, 8। ये हुआ एक अभ्यास, ठीक है। अब हम दूसरा अभ्यास करने जा रहे हैं। सांस खींचो 1, 2, 3, 4। सांस छोड़ना है 5, 6, 7, 8। अब एक और अभ्यास लेंगे बच्चों। सांस अंदर खींचिए 1, 2, 3, 4। सांस बाहर फेंकिए 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे ये 3 बार हमने कराया, खाली ये बताने के लिए किया कैसे जाता है। आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से इसको अधिक कर सकते हैं। जितना अधिक आप करेंगे और जितना नियमित ढंग से बच्चों करेंगे, उतना लाभ आपको महसूस होगा। अगर आप ये कभी-कभी करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है, तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी करने से इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। जैसे अगर आप कोई खेलने का अभ्यास करते हैं, अगर आप रोज नहीं खेलते तो आपको उसका प्रभाव नहीं मिलने वाला या लाभ नहीं मिलने वाला। एक चीज मुझे और आपसे कहनी थी, जब आप ये सांस का अभ्यास करेंगे तो प्रयास करिएगा कि आप सीधे बैठ के करेंगे और आंखें बंद कर करेंगे, ठीक है। तो जो 3 बार कर सकता है 3 बार कर सकता है, जिसको ज्यादा करना वो ज्यादा कर सकता है। आप में से बहुत बच्चे इस चीज के लिए भी काफी उत्सुक थे ये जानने के लिए कि जब हमारे मन में नकारात्मक भाव होता है तो हम कैसे उसको सकारात्मक बनाएं। निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा और कारगर उपाय है हमारा तनाव और चिंता को कम करने का। अगर हम ये समझ पाए कि हम नकारात्मक भावना को सकारात्मक में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इसके लिए हमारे साथ मुनीश सर हैं जो आपको इस बारे में आगे इस गतिविधि से अवगत कराएंगे। तो अभी हमने ये देखा कि हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम अपने मन को स्थिर कर सके। ठहराव लाना, शांत होना सबके लिए बहुत जरूरी है, परिस्थिति वो चाहे कोई भी हो। खुशी में भी हमें स्थिर रहना पड़ता है। ऐसा ना हो कि खुशी में हम कुछ ऐसा कर दें जिससे कि किसी और का नुकसान हो जाए या अपना ही नुकसान हो जाए। तो तनाव में अपने आप को स्थिर रखना उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी एक छोटी सी विधि जो है वो बताई है अभी अनामिका मैम ने आपको, और मुझे मालूम है कि आप अपने आनंदम प्रोग्राम में और उसके अलावा भी इन विधियों को सीख चुके हैं और आप निरंतर बराबर ये करते हैं। पर हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि विधियां जो हैं वो बहुत आसान और छोटी होती है, जिसको हम अगर अपनी ज़िंदगी में उभार लें, उसको अगर हम नियंत्रित करते रहें, तो हमारे को उसका लाभ मिलना बहुत आसान हो जाता है और उसका भरपूर लाभ हमें मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपनी नकारात्मक भावना को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं। क्या इसके लिए हमारे को बहुत बड़ी-बड़ी चीजें करनी है या छोटी-छोटी चीजों से भी हम ये कर पाएंगे? तो इसके हम कुछ सुझाव, कुछ ट्रिक्स, कुछ तरीके हम आपको बताएंगे, और सिर्फ बताएंगे नहीं, आप ये करेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले तरीके से। आप अपनी कॉपी में या पेपर पे जो भी आपके सामने है, एक अपना पेन पेंसिल लीजिए और ये जो ग्रिड है ये बनाइए। बहुत आसान है, आप 4 लाइनें खींचिए अपने कॉपी में कहीं पे भी पेपर लेके खींच ली। पहले में लिखिए परिस्थिति, दूसरे कॉलम में लिखिए भावना। इस परिस्थिति को लेके क्या भावना होती है ये हम करेंगे इस कार्य में, तो आप पहले ये कॉलम्स बना लीजिए। तीसरे कॉलम में लिखिए नई परिस्थिति और भावना। ठीक है, आसान है। आपने 4 कॉलम बनाए और उसको आपने
नाम दे दिया, पहले कॉलम को परिस्थिति, फिर भावना, फिर नई परिस्थिति और फिर उसकी भावना। अब मैं कुछ उदाहरण लूंगा परिस्थितियों के और देखेंगे कि इस परिस्थिति में अगर हमारे अंदर कोई नकारात्मक भावना आती है तो उसको हम सकारात्मक कैसे बना सकते हैं। और ये आप इसमें लिख सकते हैं ताकि आपको आगे के लिए आसानी रहे समझने में और करने के लिए भी। तो इसीलिए आपसे ये मैंने आपकी कॉपीज में, नोटबुक्स में बनवाया है। चलिए पहली परिस्थिति देखते हैं। तो पहली परिस्थिति है, मेरे एक या दो दोस्त हैं। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। कईयों के साथ ऐसा होगा कि आपके एक या दो दोस्त हैं। अगर इस परिस्थिति को मैं अपने मन में इस तरीके से सोचता हूं कि मेरे तो बस मात्र एक या दो दोस्त ही हैं, ठीक है, तो मेरे अंदर भावना शायद बहुत हर्षोल्लास की नहीं होगी। ठीक है, मेरे बस एक या दो दोस्त ही हैं। एक तरीके से ये भावना शायद दुख की भावना भी हो सकती है कि अरे मेरे बाकी जो सहपाठी हैं उनके तो बहुत बहुत दोस्त हैं, किसी के 10 है, किसी के 5 है, पर मेरे तो एक या दो ही हैं। तो ये एक तरीके से आपको नकारात्मक भावना उत्पन्न कराती है। पर अगर इस विचार को हम बदलें और ऐसे सोचें कि मेरे पास दो घनिष्ठ मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, जो मेरा ख्याल रखते हैं, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, वही घनिष्ठ मित्र होते हैं ना। तो मित्र तो वही है, परिस्थिति वही है कि मेरे एक या दो मित्र हैं, पर आपने सोच बदल के ये देख लिया कि क्योंकि वो आपके बहुत घनिष्ठ, आपके बहुत करीबी मित्र हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं पे जो भावना है वो सकारात्मक हो जाती है और जो दुख है वो उसी परिस्थिति को खुशी में बदल देता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप हाथ खड़ा करके मुझे दिखा सकते हैं, नहीं तो मैं ये दोबारा दोहरा भी सकता हूं। आपको बात समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छे। अगर आपको बात नहीं समझ में आएगी, आप कभी भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम उस समय आपसे माइक खुलवा के फिर हम आपसे बात कर सकते हैं और आपको वो ठीक से समझा सकते हैं। तो आप कभी भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। इसी बात को मैं एक या दो और उदाहरण लेके समझाता हूं ताकि ये बात अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। एक और परिस्थिति है परीक्षा में पास होने के अंक को लेके, कि आपके परीक्षा में अंक आए हैं, बहुत अच्छे नहीं आए हैं पर ठीक ठाक आए हैं। ये एक परिस्थिति है। अगर हम इसको ऐसे सोचते हैं कि ओह, परीक्षा में मेरे पास होने लायक अंक आए हैं, अगर हम इस पे ऐसा विचार लाते हैं तो ये एक निराशा का, हताश होने का भावना है और एक निरात्मक भावना है। हमने कल सत्र में निरात्मक सकारात्मक भावनाओं के बारे में बात किया था। वो इसीलिए कराया था कि आपको पता चल सके और आप आइडेंटिफाई कर सके, आप पहचान सके कि कैसे कुछ भावनाएं सकारात्मक होती है और कुछ नकारात्मक होती है और हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक बनाना है। तो अगर हमारा विचार है कि ओहो, मेरे तो सिर्फ इतने नंबर आए कि मैं बस मुश्किल से पास हुआ हूं या हुई हूं, वो एक नजरिया है, एक सोच है। पर अगर इस सोच को हम थोड़ा सा बदलते हैं और विचार लाते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं तो बेहतर कर सकती हूँ, मैं इससे ज्यादा अंक ला सकता हूँ, तो ये एक तरीके से सकारात्मक भावना आशा में बदल जाती है। परिस्थिति वही है, परिस्थिति है कि आपके उतने नंबर आए हैं, पर उसका सोचने का नजरिया, सोचने का तरीका, उस पर विचार करने का ढंग आपने थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, एक और उदाहरण ले जिससे कि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए, वो उदाहरण मैं ले रहा हूं डांट पड़ने का। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी को ऐसे डांट पड़ती रहे घर में या बाहर, पर डांट पड़ती है और ये बहुत एक नॉर्मल एग्जाम्पल है जो मैं ले रहा हूं पढ़ाई से दूर जाके। तो विचार जब आपके को डांट पड़ी तो है, ओहो, आज मेरे को फिर डांट दिया, मेरे को घर में आज डांट पड़ गई। तो जब ऐसा आप विचार सोचते हैं डांट के बारे में, तो
भावना गुस्से या क्रोध की हो सकती है। और क्रोध आना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, ये भी एक नकारात्मक भावना है, ठीक है ना? इसको अगर हमें सकारात्मक तरीके से अपने आप को, अपनी भावना को प्रकट करना है या अपने अंदर सकारात्मक भावना लानी है, तो एक तरीका इसका ये सोचने का है कि हाँ, मुझे पता है मुझे डांट इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे माता पिता, मान लो अगर माता पिता ने आपको डांटा है, कि मेरे माता पिता मेरी चिंता करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अग्रसर हो सकूं, वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ के कुछ कर सकूं, वो चाहते हैं कि मेरे में क्षमता है और उनको मालूम है कि मेरे में क्षमता है कि मैं अच्छा कार्य कर सकूं। तो आज जो डांट पड़ी है वो इसलिए नहीं पड़ी है कि वो मुझ पे क्रोधित है, वो इसलिए पड़ी है क्योंकि वो मुझे बेहतर बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने अपनी सोच को बदला और अपने दिमाग में ये वाली बात लेके आए, तो आपकी भावना शायद शांति की हो जाएगी। तो क्रोध को आपने शांति में बदल दिया। तो एक नकारात्मक भावना को आपने सकारात्मक बना दिया है। कहने को ये बहुत छोटी सी चीज है, करना बहुत आसान नहीं है, मैं मानता हूं, पर हमारी सोच ही है। जैसे कि हमने एक आपको ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कराया था कि आपका जो दिमाग है वो क्रिस्टल क्लियर है, वो बिल्कुल साफ है, पारदर्शी है, वो स्थिर है। पर जब वहां पे कोई नकारात्मक चीज जाती है, जैसे कि इस बोतल में मिट्टी है और हम वो मिट्टी हमारे दिमाग पे और भावी हो जाती है, जैसे कि इस समय वो इस पानी पे भावी हो रही है, तो हमारा दिमाग बिल्कुल ही उथल पुथल में पड़ जाता है। तो अपने मन को स्थिर बनाने के लिए हमने ठहराव किया, हमने श्वास ली, ये सब तो हमने देखा। पर अगर हम अपनी सोच भी बदल देते हैं किसी तरीके से, मान लीजिए इसमें हम पूरी मिट्टी निकाल लेते, इस समय मैं वो नहीं कर सकता हूं यहाँ पे, तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक बना सकते हैं। ठीक है? तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है। मैंने जो आपको कॉपी में एक टेबल बनवाने को बोला है, कुछ दिन आप ये प्रैक्टिस करिए कि आप अगर किसी नकारात्मक भावना से गुजरते हैं, क्योंकि कल हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि कुछ दिनों तक अपनी नकारात्मक भावनाओं के बारे में सोचें कि वो क्यों होती है आपके अंदर, वो ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, किन परिस्थितियों से आती है और उन भावनाओं को लेकर आपका किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है। ये हमने आपको होमवर्क दिया था। तो अगर आप वो परिस्थितियां वहां पे वहां पे लिखें जो हम कल होमवर्क दे रहे थे, और उसकी वो नकारात्मक भावना यहाँ पे लिखे जो वो आपके अंदर उत्पन्न करा रही है, फिर आप देखिए कि उसको आप एक नई परिस्थिति, एक नए ढंग से सोचने में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं कि आपकी भावना सकारात्मक बन जाए। जब आप ये लिख के करेंगे, तो आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समय, किसी भी तरह की सिचुएशन में आपकी जब भी नकारात्मक भावना आएगी, आप उसको सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास आसानी से कर पाएंगे। तो लिखवाने का हमारा मकसद यही है कि आप और ज्यादा इसके बारे में कॉन्शियस हो जाए, आप और ज्यादा इसके बारे में अपने मन से सोच पाए। ठीक है? तो ये 3 एग्जाम्पल से शायद मैंने आपको ये ज्ञात करा दिया है कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने के लिए हमें एक नए ढंग से सोचने की आवश्यकता है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, ये हमें बाहर से कहीं से लेके नहीं आना, हमें सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। अतः अपने विचारों को परिवर्तित करके हम आसानी से अपनी भावनाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, ये आप सब आराम से कर सकते हैं। हाँ, जरूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की और थोड़ा सा रेगुलर इसको करने के लिए। ठीक है? आप सबको ये बात समझ में आ गई है बच्चों? अगर कहीं पे किसी को कोई शंका है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हाथ रेज कर सकते हैं। हम तुरंत उसी समय आपका माइक अनम्यूट करके आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक
गतिविधि करते हैं इस बारे में जो कि हमारे को तनाव इन दिनों में शायद थोड़ा ज़्यादा दे रही है, जो कि है हमारी आने वाली परीक्षाएं। क्योंकि हमने जब ये सत्र शुरू किया था तो हमने आपको ये बताया था कि हमारे को परीक्षा को लेके जो चिंता होती है, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे और आपको सुझाव देंगे कि कैसे आप अपनी परीक्षा के लिए इस तनाव को अपने से दूर रख सके। तो एक उनमें से जो है तरीका, वो है प्लानिंग का, योजना बनाने का। जितना आप अपने लिए अपनी सफलता की सीढ़ी की योजना बनाते हैं, उतने आसानी से आप सफलता को प्राप्त भी करते हैं। ये बात आपको कई बार कई लोगों ने बोली होगी और आप अगर अपने आसपास उन लोगों को देखें जो कि सफल है, जो कि आपके अनुसार सफलता ले चुके हैं या प्राप्त कर चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं सफल हुए। उनका जो एक प्रयास था, वो एक प्लानिंग के साथ, एक योजना के साथ हुआ और वो धीरे धीरे फिर उसको हासिल कर पाए या उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये उदाहरण ऐसा का ऐसा ही आपके लिए भी सही हो। आप इसमें अपनी परिस्थिति को डाल के इस उदाहरण को अपने लिए ठीक कर सकते हैं। और वो उदाहरण है ये कि अगर मेरे को अपने परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो है कि हम किसी तरीके का एक प्राथमिकता का मानचित्र, प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं। ये खासकर इस समय जरूरी हो जाती है जब समय हमारी परीक्षा के लिए थोड़ा सा कम रह जाता है। अब आपकी परीक्षा शायद 1 या 1.5 महीने में शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ रहा है। बट आप ये भी मानेंगे कि वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, मान लीजिए उसमें 8 या 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे नहीं आते। हो सकता है आपको उसमें से 4 या 5 बहुत अच्छी तरह आते हो, 2 या 3 ठीक ठीक आते हो और 1 या 2 बिल्कुल नहीं आते हो। तो क्या ये सही होगा कि जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं उस पे आप ज्यादा टाइम बिताएं? नहीं ना। जो आपको अच्छी तरह नहीं आते उस पे आप ज्यादा टाइम बिताएंगे। तो जब आप एक ऐसी सूची प्राथमिकता की बना लेते हैं, तो आपको अपना टाइम उतना ही कितना व्यतीत करना है, वो आप प्लान अच्छी तरह कर सकते हैं। तो प्राथमिकता का मानचित्र बनाना ये एक स्टेप है। उन चैप्टर्स के लिए किस तरीके के नोट्स होंगे, वो आप कहाँ से पढ़ेंगे? क्या आपके सिर्फ किताब काफ़ी है या आपको अलग नोट्स बनाने पड़ेंगे या अलग आपको अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ उसके साथ बात करनी पड़ेगी? ये आप समीक्षा आराम से कर पाएंगे, क्योंकि बिना उन नोट्स के आप आगे पढ़ाई कैसे करेंगे? उसके बाद आप प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाइए कि हम कितने घंटे पढ़ेंगे, कितने मिनट पढ़ेंगे या कितने प्रश्न करेंगे। ठीक है? क्योंकि जितने आपके मुश्किल वाले सब्जेक्ट हैं या मुश्किल वाले आपके चैप्टर है या विषय जो चैप्टर्स हैं, उन पे आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम बिताएंगे तो आप बोल सकते हैं अच्छा इसके ऊपर हम 1 घंटा पढ़ेंगे, पर जो चैप्टर्स हमें आते हैं उस पे अब हम आधा घंटा ही पढ़ेंगे या 15 मिनट पढ़ेंगे। तो एक तरीके का आपको अपने आप ये बनाना पड़ेगा। इसका कोई एक एक तरीका नहीं है कि सारे बच्चों के लिए एक ही तरीका हो। आपको अपने आप ये अपने लिए देखना पड़ेगा कि वो कितना टाइम आपका जरूरी है उसको ठीक से सीखने के लिए। और एक बार ये टाइम टेबल बन गया तो आपको करना क्या है? आपको अभ्यास करना है, क्योंकि बिना अभ्यास के तो कुछ नहीं होता है। सिर्फ टाइम टेबल बना के कॉपी में या अपने सामने रखने से तो अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ प्रारंभिक परीक्षाएं देनी पड़े, शायद आपकी छोटी क्लासेस है, पर बड़ी कक्षाओं में आपके पास पहले के पेपर्स होते हैं। आपके पास भी हो सकता है हो कि हाँ, अगर हम ये पुराने परीक्षा के कुछ पेपर देखें या प्रश्न करें तो उससे हमारी अभ्यास ज़्यादा होता है। और एक बार आपने वो पेपर दे दिए, एक बार आपने वो ऐसी कुछ प्रारंभिक परीक्षाएं दे दी, तो उसके बाद आपका क्या रिजल्ट आया है
उससे आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हैं और अभी कितना और आपको अभ्यास करना है, और उन चीजों के ऊपर आप और अभ्यास करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि अभ्यास यहाँ पे एक से ज्यादा बार लिखा गया है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कई बार लिखा होगा, क्योंकि अभ्यास से ही आप सफलता की सीढ़ी आराम से चढ़ सकते हैं। ठीक है। और अभ्यास सिर्फ पढ़ाई में नहीं, अगर आप आसपास देखें, अगर आपके पास कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आता है, कोई भी ऐसा आप व्यक्ति देखते हैं जो कि अच्छा करता है, तो एक चीज जो उन सब ने की है वो है अभ्यास। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए क्रिकेट खेलने में विराट कोहली का। ठीक है। अब विराट कोहली तो अपने चरम सीमा पे है, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, कितनी उन्होंने सेंचुरीज मारी हैं, ठीक है ना। पर क्या आपको लगता है कि वो अभ्यास नहीं करते क्रिकेट में? क्या वो हर रोज अपने पैड पहन के ग्राउंड में उतर के बैटिंग नहीं करते? वो हर रोज करते हैं। वो हर रोज 8 से 10 घंटे की प्रैक्टिस करते होंगे। तो चरम सीमा में पहुंचने के बाद भी अभ्यास ही एक चीज है जो आपको उस स्तर पर स्थिर रखती है। तो अभ्यास को आपको अपनी जिंदगी में, अपने हर रोज की कार्यशैली में उतारना है। ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उदाहरण देता हूं आप ही के पढ़ाई की लाइफ का, जो आपने बचपन से अभी तक की है। जब आप छोटी कक्षाओं में थे, आपको शायद क ख ग ABC बोलने में, लिखने में, समझने में परेशानी होती होगी। पर जैसे जैसे आपकी कक्षाएं आगे बढ़ी, आपने क ख ग लिखने का अभ्यास किया, अब ये तो गारंटी है कि आप आंख मूंद के नींद में भी क ख ग आराम से बोल सकते हैं, और आप गलत कहीं पे भी नहीं होंगे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसका इतना अभ्यास कर लिया है कि ये आपके मन के अंदर बिल्कुल समा चुका है। और अब अगर कोई भी आके आपसे बोलता है कि आप क ख ग बोलिए, तो आपको उसके बारे में तो कम से कम तनाव नहीं होगा। तो अभ्यास यही एक तरीका है जिससे कि आप इन तनाव को, जो कि इस कारणवश होता है, उसको दूर रख सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने ये सब सीखा। एक, कि पहले अगर हमारे पास मन में कोई भी अस्थिरता होती है तो हमें ठहर जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए, हमें अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए। मान लीजिए आप परीक्षा के अंदर बैठे हैं और वहां पे क्वेश्चंस आपके सामने आए, प्रश्न आपके सामने आए, और आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, आप प्रश्न समझ ही नहीं पाएंगे। तो 2 मिनट के लिए आप रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को स्थिर करिए, तो आपको वो प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा और आप वो ठीक से कर पाएंगे। ठीक है। अपने विचारों को परिवर्तित करके हम अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। जैसे कि बोला कि जब आपकी भावनाएं नकारात्मक होती है, मन ज्यादा अस्थिर होता है, तो आप कार्य जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। पर जब आप अपनी विचार को बदलते हैं, तो आपकी भावनाएं ना सिर्फ सकारात्मक होती हैं, पर जो कार्य आपको करना होता है वो कार्य भी आप आसानी से कर पाते हैं। और तैयारी और अनुशासन, जो कि अभी हमने आपको बोला, अभ्यास करना, अभ्यास करना, अभ्यास करना, जब आप वो काम करते हैं तो आपके अंदर की जो स्ट्रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, टेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वाली जो भावना है वो दूर हो जाती है, और आप अपने मन को नियंत्रित करके आपको जो सफलता चाहिए उसकी तरफ आप आराम से अग्रसर हो पाते हैं, उसके लिए आप आराम से काम कर पाते हैं और चल पड़ते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये ऐसी कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है जो कि आप ना कर पाए। ये आप आराम से अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं। वो पढ़ाई हो या कोई और कार्य हो आपकी जिंदगी का, उन सब से निपटने के लिए, उन सब से तनाव मुक्त रहने के लिए आप इन चीजों का हर रोज अपनी जिंदगी में प्रयास कर सकते हैं। आगे अगले वाले सत्र में, जो कि सोमवार को होगा, और सोमवार में उसका टाइम होगा 1:30 बजे का,
तो अध्यापक जो हर जगह है, आप प्लीज ये नोट कर लें कि सोमवार को इन बच्चों के लिए जो 6 से 8 कक्षा वाले के जो बच्चे इस समय आए हुए हैं, उनके लिए सत्र होगा 1:30 से 2:30 बजे का। और उसमें समग्र शिक्षा के कुछ अधिकारी भी आएंगे दोबारा बच्चों से बात करने के लिए। तो कृपया करके बच्चे सारे उस दिन आए 1:30 बजे, क्योंकि कुछ अधिकारी जो समग्र शिक्षा के हैं यहाँ पे आके बच्चों से कुछ और बात भी करना चाहते हैं। और हम भी उस दिन आके आपको और ऐसी कुछ सुझाव देंगे जिससे कि आप तनाव मुक्त रह सके। जाने से पहले आपका होमवर्क, आपको सिर्फ ये अभ्यास करना है कि आप अपना सांस कैसे ले और अपने मन को कैसे स्थिर कर सके। ठीक है, आपने ये किया हुआ है, आप करते हैं, मुझे मालूम है, पर इसको और नियमित रूप से आप करिए ताकि इसका आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और जो हमने एक समय सारणी, एक टाइम टेबल बनाने की आपको विधि बताई है, जो हमने एक लैडर भी दिखाई थी, सफलता की सीढ़ी दिखाई थी, वो अपने लिए अगले आने वाले 1-1.5 महीने के लिए, जब तक आपके इम्तिहान नहीं हो जाते, परीक्षाएं नहीं हो जाती, उसके लिए आप एक समय सारणी बनाइए। कल संडे है, छुट्टी का दिन है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए ये टाइम टेबल बनाइए और कल से ही उस टाइम टेबल पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे कि आपका तनाव कितना जल्दी कम होगा और सोमवार को आके हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए हम आज का सत्र यहाँ खत्म करते हैं, पर एक और चीज है कि अगर आप में से कोई हमसे कोई प्रश्न अभी पूछना चाहता है या कुछ बताना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, तो वो हाथ खड़ा कर ले और फिर हम माइक ऑन करके उनसे बात कर लेंगे। तो आप बताइए, कोई है जिनको कुछ पूछना है? आप हाथ खड़ा करिए। ठीक है, तो अभी इस समय कोई हाथ रेज हमें नहीं दिख रहा है, तो थैंक यू, नमस्कार। अब हम सोमवार को आखिरी सत्र लेने के लिए दोबारा मिलेंगे।